today's lecture, we are going to talk about potential difference and Ohm's law. लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी दो चीज़ों के बारे में. पहली चीज़ थी हमने बात की थी चार्ज के बारे में. हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में बात की थी, प्रोमिनेंटली चार्ज के बारे में बात की थी. उसके बाद हमने फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था कि क्यों होता है. उस वक्त मैंने बोला था आपको पोटेंशियल डिफरेंस, और डिटेल में आज जाएंगे हम लोग. एंड तीसरा पार्ट था फ्लो ऑफ चार्ज के बाद हमने बात की थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात की थी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात की थी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम उसे क्या कहते हैं? करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन अ पर्टिकुलर टाइम. करंट जो होता है, करंट को हम करंट का SI यूनिट क्या होता है? करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर. डिराइव यूनिट उसका क्या होता है? कूलोम्ब पर सेकंड होता है. डिराइव यूनिट यानी हमने उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ है, इसलिए उसको डिराइव यूनिट कहा जाता है. सो कूलोम्ब पर सेकंड ये भी करंट का यूनिट है, लेकिन उसका डेडिकेटेड SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है उसका? एम्पियर्स, AMPERE, एम्पियर्स. इसके बारे में हमने बात की थी. चार्ज का भी यूनिट क्या मैंने बोला था? चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलोम्ब्स होता है. चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलोम्ब्स होता है. ठीक है, ओके. अब चार्ज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी एम्पियर सेकंड भी उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन ये वाला यूनिट कौन सा होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. अब ये दो मेन पार्ट हो गए. अब हम आज बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना. तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्यों? तो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि इस पूरी दुनिया में हर एक पार्टिकल जो होता है, इट इज ऑलवेज ट्राइज टू बी एट द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल. उसको लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे रहना है. तो अगर उसको लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे रहना है, तो याद रखना, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे अगर उसको रहना है, तो ही अगर उसको एनर्जी मिलती है तो उसको उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दो बाउल, मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, ये दो बाउल हैं, इन दोनों में बाउल में पानी है. इन दोनों बाउल में से अगर मैंने पाइप डाल दिया तो किस बाउल में से किस बाउल में पानी जाएगा? कहीं से भी कहीं नहीं जाएगा. लेकिन ऐसे करता हूं तो पानी ऊपर वाले बाउल से नीचे वाले बाउल में पानी चला जाता है. बिकॉज एज वी नो दैट हायर वी गो मोर द पोटेंशियल एनर्जी, MGH. हायर वी गो मोर द पोटेंशियल एनर्जी. लोअर द पोटेंशियल एनर्जी से हायर द पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है. इसलिए ऑलवेज पार्टिकल्स फ्लो, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. एग्जैक्टली वही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में. इलेक्ट्रिक सर्किट जब अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो कंसिडर करो कि ये कोई तो रैंडम कंडक्टर है. रैंडम कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया. तो सेल लगाने के बाद ये जो सेल होता है या फिर बैटरी होती है, बैटरी के दो काम होते हैं. पहला काम मैंने आपको बोला था, बैटरी का काम क्या होता है? टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पहला काम होता है. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करती है बैटरी अपने दो टर्मिनल के बीच. अगर वो दो टर्मिनल में कनेक्ट करता हूं तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. यानी अगर ये V वैल्यू की बैटरी है, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे जहां पे भी मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो वो V पोटेंशियल डिफरेंस लेके जाएंगे. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. उसका और एक फॉर्मूला होता है विच इज इन योर सिलेबस, इज नथिंग बट, अगर मैं यहाँ पे Q कूलोम्ब का चार्ज रखूं A पॉइंट पे, अगर मैं Q कूलोम्ब का चार्ज रखूं, तो A पॉइंट से अगर मैं Q कूलोम्ब का चार्ज B पॉइंट पे लेके जाऊं, तो वो करने के लिए जो वर्क डन मुझे लगता है, Q चार्ज को A टू B ले जाने के लिए वो जो वर्क डन लगता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट. यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछा गया कि पॉइंट A जो है यहाँ पे है, पॉइंट B जो है यहाँ पे है, अगर 1 कूलोम्ब का चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाने के लिए अगर मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। VOLT रिप्रेजेंटेड बाय V। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। क्यों वोल्ट है? बिकॉज अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम का एक फिजिसिस्ट था, इटालियन फिजिसिस्ट था, उसने इसका डिस्कवरी किया है, इसलिए उसको उसका नाम दे दिया। सो वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज ओवर 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होता है? वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मूव अ पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना? ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको कि सपोज, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट यहाँ पे है, अगर बी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट्स, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 4 वोल्ट्स। देखो ठीक से समझना, ए पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट्स, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 4 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? सो पोटेंशियल डिफरेंस विल फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज नथिंग बट 2 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब मुझे बोला गया कि अगर 5 कूलम का चार्ज मुझे ए टू बी लेके जाना है तो अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। सो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय charge, work done divided by charge. So work done will be equal to potential difference multiplied by charge. So potential difference कितना होगा? V is equal to, देखो potential difference कितना है 2 multiplied by charge कितना है 5, तो total work done will be 10 joules। ये होता है potential difference, that's it। ये होता है potential difference। अब अगर एक सर्किट है, कंसिडर करो एक सर्किट है, जिस सर्किट में ऐसे कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, ऐसे कंपोनेंट 2 कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, तो ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, तो ए कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो ए, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, यहाँ पे उसका एक टर्मिनल, यहाँ पे उसका एक टर्मिनल, और बीच में वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे, इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ डिवाइस which is used to find the potential difference between 2 different points। 2 different points। अब देखो यहाँ पे ये A का ये पॉइंट और A का दूसरा वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं इस वोल्ट मीटर से निकालता हूँ। वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर पैरेलल टू द डिवाइस अक्रॉस विच वी आर फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर 2 पॉइंट्स जो होते हैं उनको पैरेलल लगाया जाता है, उनको पैरेलल लगाया जाता है। सो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा एक बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो यानी अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ये बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल यहाँ पे V था, यहाँ पे पोटेंशियल V डैश हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस V डैश पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑब्वियसली क्या है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है एक टर्मिनल से, जब दूसरे टर्मिनल तक हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते जाते हैं, पोटेंशियल देखते हुए जाते हैं, तो पोटेंशियल कम हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V डैश है। V माइनस V डैश इज पोटेंशियल डिफरेंस। V डैश माइनस V डैश इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस कहा जाता है। ये थोड़ा सा बाहर है आपके सिलेबस के, लेकिन फिर भी पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो खुद के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करता है। वो कितना करता है? उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना पोटेंशियल ड्रॉप किया उसने, यानी पोटेंशियल उतना कम हुआ ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने तक पोटेंशियल कम हुआ। वो कहाँ गया? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। वो किसके अक्रॉस हुआ? उस पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस हुआ। ठीक है, उसके लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। सो अब देखो हमने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिए हैं सर्किट में से। सर्किट में क्या क्या होता है? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है ना? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है। जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होता है। ठीक है ना? जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि कंपेरेटिव विद किसके साथ कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो इसको
पूरा का पूरा वाटर फ्लो के साथ। अगर इतना ही डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का तो कम रेट से पानी फ्लो होगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रेट से पानी फ्लो होगा। यानी रेट ऑफ वाटर करंट, ठीक है ना, रेट ऑफ वाटर करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैसे भी रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहा जाता है। और ये प्रूफ किसने किया? ओहम ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओहम्स लॉ कहा जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड? ओहम्स लॉ। व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ कहता है कि इन अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये बाद में बताता हूं, लेकिन अभी के लिए बस याद रखना, इन अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ओहम्स लॉ कहा जाता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे V एंड I दोनों की पावर 1 है, इसे कहा जाता है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप कहा जाता है। लीनियर रिलेशनशिप कहा जाता है। लीनियर रिलेशनशिप, ये वर्ड कहां से आया हुआ है? लाइन से आया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय लीनियर रिलेशनशिप? यानी अगर मैं V चेंज करूं तो उसके हिसाब से I चेंज होगा, और अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है ना, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, यानी मैंने अलग अलग V लिए और उसके हिसाब से अलग अलग I चेक किया, करंट चेक किया, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर कंडक्टर में से मैंने करंट चेक किया, तो मैंने ये V ले लो, ये I ले लो, और मैंने प्लॉट किया ग्राफ पे, तो जो भी प्लॉट ग्राफ होगा मैं उसको सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करता हूं तो मुझे लाइन मिलती है। लीनियर रिलेशनशिप मींस whenever you plot the graph of these two variables on a graph paper you are going to get a line. That's why it is called as linear relationship. आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्राफ प्लॉट किए थे, वो सारे के सारे ग्राफ लाइंस थे, बिकॉज लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी V एंड I जो होते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, अब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, मैंने उसको प्रोपोर्शनलिटी में था, इनइक्वालिटी में था, मुझे उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो इक्वालिटी में मैंने कन्वर्ट किया, तो उसको कैसे किया जाता है? V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज टेकन एज R। दिस R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इस R को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। जैसे जैसे V चेंज होगा वैसे वैसे I चेंज होगा, टू कीप दिस रेशियो कांस्टेंट, टू कीप द वैल्यू ऑफ R कांस्टेंट। R हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पे देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ओहम्स लॉ इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, V इज इक्वल टू IR। बहुत सारे बुक्स में ऐसे दिया होता है कि V इज इक्वल टू IR इज ओहम्स लॉ। नहीं, V इज इक्वल टू IR इज अ रिलेशनशिप टेकिंग एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, R जो होता है, R की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। सो दिस मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, दिस मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R, लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हो तो ये सही है। सो बेसिक ओहम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बेसिक ओहम्स लॉ है। अब वो जो ओहम्स लॉ है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल टू IR ले सकता हूं। सो R इज कांस्टेंट, resistance is constant, V divided by I. What is this resistance as a physical quantity? इसको बाद में नीचे देखते हैं हम, ठीक है ना, as a physical quantity क्या होती है। So R जो होता है, R is called as resistance। उसका SI यूनिट क्या होता है? उसका SI यूनिट होता है ओहम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे स्पीड ब्रेकर जैसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ओहम, दिस इज ऑल्सो ओहम, आप कैसे भी लिख सकते हो, बोथ आर फाइन। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, याद रखना, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। वो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर अ रेजिस्टेंस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, ओके। और दो तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन अभी के लिए मैं बस आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ, और दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, सो अब विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ हो गया। अब ओम्स लॉ में आप ज्यादा ओम्स लॉ के डीप में जाना, यानी बेसिकली स्टडीइंग द रेजिस्टेंस एंड इट्स पैरामीटर्स इन डिटेल। ठीक है, तो अब देखो, R is a property of conductor which is given by R is equal to rho L by A. What is this? कि अगर मैं एक कंडक्टर कंसिडर करता हूं जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है,
तो ऐसा वाला जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के और एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज रो, विच इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे ऊपर हमने सिर्फ एज अ कॉन्सेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है वो उसको, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जिसमें से रो एल और ए ये जो चीजें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें से एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो हुआ ये कि एक कंडक्टर लिया मैंने और उस कंडक्टर को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V0, तो हमें पता है कि उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता कि चलो अभी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रट करके एकदम स्ट्रेट करके उनको रास्ता मिल गया, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मुद्दा ये होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो पेरेंट एटम को छोड़ के आए हुए हैं। तो इसका मतलब वहां पे पेरेंट एटम्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ आयंस हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उन पे बढ़ गया, तो उनको क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सो ये जो आयंस हैं, ये आयंस बेसिकली देखो समझो ठीक से, ये जो आयंस हैं ये आयंस वही हैं और उनका वेट भी बहुत ज्यादा है। यानी अब आपका जो एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक आयन मिलेगा, उस पर वो कोलाइड होगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, यानी बेसिकली देयर इज ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज होता है ये किस पे डिपेंड होता है, वो जो मटेरियल है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं उसमें, लेकिन अभी के लिए वो जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा। सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन बाय द कंडक्टर इटसेल्फ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रॉपर्टी होती है हर एक कंडक्टर की, उसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, द एबिलिटी of the conductor to obstruct the flow of charges is called as resistivity। वो कितना होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड वो कौन सा मटेरियल है उस पे, ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी अगेन अगर मैं बैक टू आ जाऊं तो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ A मिल जाता है मुझे। लेकिन इसमें से L और A ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, ये फिजिकल पैरामीटर्स हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये रो जो होता है ये बाय नेचर वो मटेरियल जो है उसने डिसाइड कर चुका होता है। ठीक है, सो इट्स दैट इज, ठीक है। सो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, एंड रो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टिविटी जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक डिपेंड होती है वो जो मटेरियल है उस पे, और दूसरी डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। तो विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, चलो छोड़ दो, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। सो क्या होती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, देखो ठीक से। अब जब कभी भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंडक्टर को जब टेम्परेचर देता हूं तो वो जो टेम्परेचर होता है वो दो चीजों के लिए, यानी वो जो हीट एनर्जी होती है वो दो चीजों के लिए यूज की जाती है। पहला समझो ठीक से, पहला किसके लिए यूज होता है, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा उसको किस लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। यानी क्या होता है, अब देखो कंडक्टर को अगर मैं टेम्परेचर हीट देता हूं तो उसका प्राइमरी टारगेट क्या होगा, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो जो भी हीट एनर्जी आ रही है वो किसके लिए यूज की जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, इसका मतलब क्या है, एटम्स मूव हो रहे हैं
मूव नहीं हो रहे होते हैं, वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं। यानी पहले ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा होता है, लेकिन अब मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी, अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी उसकी, तो अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा था तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। इसका मतलब पहले इतने एरिया के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, अब इतने एरिया के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है यानी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है वो रेजिस्टेंसेस की डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। यानी देखो ठीक से, यानी अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, एंड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है फॉर कंडक्टर्स। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सेमीकंडक्टर के लिए अलग से काम करता है, लेकिन अभी है नहीं आपको वो। सो फॉर कंडक्टर्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। उसके फॉर्मूला वगैरह हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाएंगे। सो ये पूरे चैप्टर के ये पूरे नोट्स निकाल लो एंड विल टॉक इन डिटेल। जो प्रैक्टिस होगी हम आज के सेशन में करेंगे। थैंक यू।